अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चंस हैं उनके क्या क्या प्रॉपर आंसर बन सकते हैं। तो बच्चों, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। सॉल्व एक्सरसाइज। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इन टू मैनी ब्रांचेस। यानी ये क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री मजमून को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है। कोई सी तीन वजूहात, यानी कि 3 रीज़न। तो बच्चों, जब हमने पीछे केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो केमिस्ट्री का नॉलेज है ये बहुत वसी होता है। तो इस वजह से इसको एट अ टाइम समझना या इसको रिसर्च करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो अब हमने 3 लॉजिक या 3 रीज़न देनी है। तो पहली रीज़न क्या हो सकती है? पहली रीज़न ये हो सकती है कि केमिस्ट्री एक वसी मजमून है जिसमें मुख्तलिफ शोबों का अहाता किया जाता है। ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न ये बन सकती है कि हर शाख मखसूस किस्म के मादों और इनकी खसूसियात का मुताला करती है, जैसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हर जो इसकी ब्रांच है वो मादा की मखसूस खसूसियत से मुताल्लिक़ होती हैं। और तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि ये जो केमिस्ट्री है तहकीक और सनती तरक्की में आसानी के लिए केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया है। यानी रिसर्च के लिए या तहकीक के लिए जो सनतों में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके ऊपर तहकीक के लिए या रिसर्च करने के लिए भी मुख्तलिफ शोबे बनाए गए हैं। तो ये बच्चों 3 पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं, तो इनको आपने पॉइंट बना के लिख देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल पर बहस की जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। तो बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री में मादों के ऊपर या मैटर के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं या तज्जिया करते हैं। तो वो जो एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में मादों की तादाद यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। और इसमें ये मालूम किया जाता है कि कोई मरकब या कोई कंपाउंड या कोई मिक्सचर, कोई मरकब किस उनसर या जुज़ पर मुश्तमिल है और इसकी मिकदार कितनी है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में असल में हम जो कंपाउंड होते हैं या जो मिक्सचर होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि ये कंपाउंड किस चीज़ का बना हुआ है और इसमें किस एलिमेंट की कितनी रेशो है और उसकी आगे क्या क्या खसूसियात हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन। ग्रेफाइट और ग्रेफीन में क्या फ़र्क है? तो बच्चों, ये ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों कार्बन के ही एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो जो ग्रेफाइट है ये कार्बन की तहों से मिलकर बनती है। यानी ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की बहुत ज़्यादा तहें होती हैं जिसमें तहें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए ये नरम होती हैं। यानी जो ग्रेफाइट है ये बहुत ज़्यादा तहें होती हैं और तहें एक दूसरे के ऊपर ना फिसल सकती हैं या स्लिप हो सकती हैं, इसलिए जो ग्रेफाइट है ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। और जो ग्रेफीन है, ग्रेफीन वाहिद तह पर मुश्तमिल होती है, ये एक ही तह पर मुश्तमिल होती है जो इंतहाई मजबूत, हल्का और बिजली का गुड कंडक्टर होता है। यानी ये बिजली का अच्छा मौसल है। तो ये ज़्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ये एक ही लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये ज़्यादा लेयर्स की वजह से इसके ऊपर फिसलन महसूस होती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ग्रेफाइट बहुत नरम होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत हार्ड या सख्त होते हैं और बिजली के गुड कंडक्टर हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट। यानी जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता क्या है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है मादा की ऐसी हालत है जो गैस और माया दोनों की खसूसियत रखता है। यानी गैस
और माया की ये इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, यानी दरमियानी हालत होती है। ना इसको हम प्योर माया कहते हैं और ना ही प्योर हम गैस कहते हैं। ये गैस और माया की इंटरमीडिएट फॉर्म है, यानी दोनों की खसूसियात रखती हैं, जिसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी अहमियत क्या है? तो इसे अद्वियात के अंदर, खुराक की प्रोसेसिंग में और माहौलियाती सफाई में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैफीन निकालने के अमल में। तो इसलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यानी इसको हम अद्वियात बनाने में, खुराक की प्रोसेसिंग में, माहौलियाती सफाई में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, यानी जो सूरज है, सूरज के अंदर मादा की कौन सी हालत पाई जाती है या मादा की किस हालत के ऊपर मुश्तमिल होता है? तो बच्चों, सूरज में मादा प्लाज्मा की हालत में पाया जाता है और जो आयोनाइज गैस पर मुश्तमिल होता है, जो इंतहाई दर्जे हरारत पर भी मौजूद रह सकता है या एग्जिस्ट करता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सूरज है, ये सन है, सूरज के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है जो इंतहाई बुलंद टेम्परेचर पर भी कायम रह सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन क्यों अहम है? ग्रेफीन क्यों अहम है? यहाँ पर लिखा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। तो ग्रेफीन हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि ग्रेफीन कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये एक ही लेयर पर मुश्तमिल होती है और ये इंतहाई मजबूत और हल्की है और बिजली की गुड कंडक्टर होती है, जो आयोनाइज गैस पर मुश्तमिल होती है और इंतहाई दर्जे हरारत पर मौजूद होती है। यानी इस खूबियों की वजह से ये एक तो ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल है, इंतहाई मजबूत है, हल्की है और बिजली की गुड कंडक्टर है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो ग्रेफीन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है या इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, which form of matter do most of material in the world, यानी जो दुनिया है या इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मादी अशिया का ताल्लुक मादा की किस हालत से है? तो पीछे हम पढ़ चुके हैं मादा हम मैटर को कहते हैं कि मैटर की 4 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, माया और सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 4 मादा की हालतें होती हैं। तो इन चारों में जो सॉलिड है, सॉलिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस कायनात के अंदर, क्योंकि सॉलिड जो धातें होती हैं वो सॉलिड होती हैं। उसके अलावा प्लास्टिक की जितनी चीज़ें हैं वो सॉलिड होती हैं, लकड़ी सॉलिड होती हैं, पत्थर सॉलिड होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर मादी अशिया ठोस हालत में पाई जाती हैं, जैसे कि धातें, प्लास्टिक, लकड़ी और पत्थर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये सेकंड क्वेश्चन था, मैंने इसको एंड पर लिखा है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है। रिएक्शन में टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि रिएक्शंस में टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी वो कहता है कि केमिकल रिएक्शंस एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद वकूफ़ पज़ीर होते हैं। तो अब इन दोनों को आपने कैटेगरी बतानी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर मुश्तमिल होते हैं उनकी वजह से जो रिएक्शन होते हैं वो हम किस ब्रांच में उसको डिस्कस करते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनके जो रिएक्शन होते हैं उनको हम किस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इसका जो न्यूक्लियस के बाहर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला नोट कर लें। न्यूक्लियस के बाहर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन या रद्द अमल का मुताला हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम जो केमिस्ट्री रिएक्शंस होते हैं उसका मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं, और जो न्यूक्लियस की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम मुताला न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। तो बच्चों, यही एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे तरीके से करना है, और इन शार्ट क्वेश्चन में से भी शार्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हैं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन हैं उनके हम प्रॉपर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे।